हेलो स्टूडेंट्स, एसबीडीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आज का अपना टॉपिक है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। द्रव्यमान केंद्र की गति, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसे प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था कि अपन क्या बताते थे, पोजीशन बताते थे सेंटर ऑफ मास की, जिससे रिलेटेड अपन ने कुछ एग्जाम्पल किए। जैसा कि कोई भी एक सिस्टम था जो कि दो पार्टिकल से बना हुआ था, ये एक्स एक्सिस, ये इसकी वाई एक्सिस। यहाँ माना मूल बिंदु अपन ने, तो ये पहले वाला पार्टिकल जिसका द्रव्यमान m1 है, इसका पोजीशन वेक्टर r1 है। दूसरा वाला पार्टिकल जिसका द्रव्यमान है m2, पोजीशन वेक्टर है r2। अपन ने देखा कि इसका सेंटर ऑफ मास इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर कहीं स्थित होगा। तो अपन ने यही देखा यहाँ पर। तो ये क्या था, सेंटर ऑफ मास। तो ये एरो देखो, दोनों को मिलाने वाली रेखा पर कहीं, तो ये इधर और ये वाला भी इधर। ऐसा नहीं करना है जैसा जिसको मैंने इरेज किया है, वो इसीलिए कि जल्दबाजी में कई बार क्या होता है, अपन ध्यान नहीं देते हैं और अपन इधर ले जाते हैं उसको, बल्कि ये होता कहाँ है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर कहीं स्थित होता है। ठीक है, यहाँ से अपन ने कल तक इसकी पोजीशन ऑफ वेक्टर में, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में देखा कि जो पोजीशन थी वो क्या थी अपनी, RCM, मूल बिंदु के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। ये क्या था, समेशन I = n1 to n mi ri अपॉन कैपिटल M, जहाँ पर अपने को पता है ये क्या है, पूरे सिस्टम का द्रव्यमान, ये अलग अलग इंडिविजुअल एक एक पार्टिकल का। ठीक है, आज अपन करेंगे इसके सबसे पोजीशन अपन ने निकाल रखी है। होता क्या है कि इसमें द्रव्यमान केंद्र में अपन ने क्या देखा कि किसी वस्तु का द्रव्यमान है वो क्या है, किसी एक बिंदु पर केंद्रित माना गया है, किसी भी वस्तु का, उसे ही क्या माना है अपन ने, द्रव्यमान केंद्र। तो उस पर क्या होगा, वस्तु की गति क्या होगी, वहाँ पर कोई पिंड या कण या कोई वस्तु है तो उसको संपूर्ण पिंड की गति माना जाता है। इसी आधार पर अपन क्या करते हैं, इसके वेग, त्वरण, बल, ये सब ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ लिखोगे किसी वस्तु की गति द्रव्यमान केंद्र पर जब लेते हैं, ये क्या होता है, जब एक बिंदु पर, तो आप क्या लिखोगे, संपूर्ण जो द्रव्यमान है किसका, निकाय का। एक बिंदु पर केंद्रित माना जाता है तो यह बिंदु क्या कहलाता है, द्रव्यमान केंद्र। तो क्या होगा, तो यहाँ पर एक कण या पिंड की गति क्या होगी, एक कण, पिंड या वस्तु की गति क्या होगी, संपूर्ण निकाय की गति। पूरे सिस्टम की जब ये गति होगी तो इस आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, इस बेसिस पर अपन ऑन दिस बेसिस क्या कर सकते हैं, अपन इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कोई भी जो पार्टिकल्स है सिस्टम में उसका एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। जब अपने पास पोजीशन पहले से है तो वेलोसिटी निकल जाएगी, वेलोसिटी है तो क्या निकलेगा,
एसिलेशन भी जब है तो अपने पास क्या है, अपन इसका जो है फोर्स भी निकाल सकते हैं और संवेग भी, ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए अपने को क्या है, जो प्रीवियस लेक्चर में अपने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में जो ये पोजीशन वेक्टर देखा था, ये अपने को ध्यान में होना चाहिए। आगे जब अपन सबसे पहले क्या निकालते हैं, वेग व त्वरण। तो देखो आप लिखोगे कोई निकाय m द्रव्यमान व स्मॉल m द्रव्यमान लिखोगे व n कणों से मिलकर बना है, m द्रव्यमान व स्मॉल n कणों से मिलकर बना है, तो निकाय का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश, ये अपने को पता है m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डैश 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 mn rn अपॉन कैपिटल M, या अपन इसको क्या लिख सकते हैं, RCM इक्वल्स टू समेशन I इक्वल्स टू 1 to n MI/RI अपॉन कैपिटल M। अब देखो यहाँ से अपने को वेग ज्ञात करना है, तो एक का क्या करेंगे, इसको दोनों को कंबाइनली आप मानो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो एक का क्या करोगे, समय के सापेक्ष अवकलन करोगे, तो आप लिखोगे समीकरण एक का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखो अवकलन करोगे तो इधर से लेफ्ट हैंड साइड में तो डी RCM अपॉन dt इक्वल्स टू इधर से एक एक का करोगे तो m1 dr1 अपॉन dt प्लस m2 dr2 अपॉन dt डैश 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 n पार्टिकल्स के लिए तो mn drn अपॉन dt। यहाँ पर क्या रहेगा, कैपिटल M। अब अपने को पता है स्थिति का समय के सापेक्ष अवकलन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, VCM इक्वल्स टू m1, ये क्या बना v1 प्लस m2 v2 डैश 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 mn vn अपॉन कैपिटल M। ये आई आपकी इक्वेशन सेकेंड। यहाँ तक देखो अपने पास क्या आया है, वेग तो आ गया है। अब एक्सीलरेशन के लिए क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो आप लिखोगे समीकरण 2 का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसका अवकलन करोगे तो VCM अपॉन dt इक्वल्स टू यहाँ पर ऊपर m1 dv1 अपॉन dt प्लस m2 dv2 अपॉन dt डैश 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 mn dvn अपॉन dt अपॉन कैपिटल M। अब अपने को पता है वेग का समय के सापेक्ष अवकलन क्या कहलाता है, त्वरण, तो यहाँ भी ये त्वरण है, तो ये क्या बनेगा, ACM इक्वल्स टू m1 a1 प्लस m2 a2 डैश 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 mn an अपॉन कैपिटल M। अब देखो ये आई इक्वेशन थर्ड।
इसको क्या लिख सकते हो, ACM इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल टू 1 to n MI AI अपॉन कैपिटल M। वैसे ही यहाँ पर इसको भी इस फॉर्म में लिख सकते थे, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ VCM इक्वल्स टू आई समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n MI VI अपॉन कैपिटल M। अब देखो आपके पास क्या है, वेलोसिटी भी आ गई जो द्रव्यमान व वेग का गुणनफल है, और यहाँ पर M क्या है, संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान। यहाँ पर आया त्वरण। अब देखो F बराबर क्या होता है, ma होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये त्वरण हो जाएगा। तो अगर इस समीकरण में कैपिटल M को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बनेगा, MACM इक्वल्स टू, इधर ऐसा का ऐसा आई इक्वल टू 1 to n MI AI, या इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, MACM इक्वल्स टू, इसको है वो M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस डैश 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 MN AN। इसका मतलब क्या हुआ, इसे लिखोगे आप समीकरण 4। इसका मतलब ये हुआ कि किसी निकाय के संपूर्ण द्रव्यमान व द्रव्यमान केंद्र पर त्वरण का गुणनफल अवयवी कणों के द्रव्यमान व त्वरण के गुणनफल के तुल्य होता है। ये कई बार क्या होता है, सिद्ध करना भी पूछ सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान व त्वरण का गुणनफल जो है वो विभिन्न अवयवी कणों के द्रव्यमान व गुणनफल के तुल्य होता है। तो ये ऐसा कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या, संपूर्ण निकाय का, अतः संपूर्ण निकाय के द्रव्यमान व द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष त्वरण का गुणनफल क्या होता है, विभिन्न अवयवी कणों के द्रव्यमान व त्वरण के गुणनफल के योग के, क्योंकि यहाँ पर एडिशन है, योग के तुल्य होता है। ये तो हुई यहाँ तक की बात, जब अपन ने क्या निकाले हैं, द्रव्यमान व त्वरण निकाला है। अब देखो MACM किसके बराबर होगा, यहाँ पर बल के तुल्य। F बराबर ma होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कैपिटल F इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस डैश डैश FN तक ये जाएगा। यहाँ से देखो पहली बात, ये क्या हुआ, बल आया। जो संपूर्ण निकाय का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होता है, आंतरिक व बाह्य बलों के योग के बराबर होगा कुल बल। लेकिन अपने को पता है आंतरिक बल बराबर व विपरीत दिशा में होने के कारण क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो बचा कौन सा, ओनली बाह्य बल ही उस पर कार्य करता है। तो देखिएगा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
यहाँ से देखो समीकरण जो आपके 3 है 4 है, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, समीकरण 4 से क्या लिख सकते हो, कैपिटल F इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डैश 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 F n पार्टिकल्स तक जाएगा। तो ये क्या आया आपका, समीकरण 5 आया। अब देखो यहाँ से ये आप लिखते हो तो ये क्या F बाह्य ही है, तो कैपिटल जो F बराबर क्या होगा आपका m a, ये सेंटर ऑफ मास वाला त्वरण। लेकिन ये कार्य कौन सा करता है, ओनली बाह्य बल कार्य करता है। तो ACM की जब वैल्यू निकालेंगे अपन, ये देखो यहाँ वाला लेते हैं तो ये वाला बल है, ठीक है। ये क्या है, सॉरी ये वाला है कैपिटल M जो निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान है, तो कैपिटल M से तो ACM क्या लिख सकते हैं अपन, कैपिटल F बाह्य सिर्फ आउटर फोर्स ही कार्य करता है अपॉन कैपिटल M। ये आया समीकरण 6 आपका। अब देखो यहीं से जब अपन संवेग संरक्षण को देखते हैं तो देखिएगा फिर से अपन क्या देखते हैं, वेलोसिटी को देखते हैं। तो वेलोसिटी, क्योंकि संवेग क्या होता है अपना, द्रव्यमान गुणा वेग है। तो यहाँ से VCM बराबर क्या आया था अपना फॉर्मूला, थर्ड में देखिएगा वो था m1v1 प्लस m2v2 डैश 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 mn/vn अपॉन कैपिटल M। तो इस VCM को यहाँ पर क्या लिख सकते हो, समेशन I इक्वल टू 1 to n mi/vi अपॉन कैपिटल M। अब अपने को पता है ये कैपिटल M और V मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि ये M इधर होगा तो ये क्या बनेगा, कैपिटल P मोमेंटम। और ये समेशन I इक्वल टू 1 to n mi/vi है। तो ये भी क्या है, इसको भी क्या लिख सकते हो आप, PI I इक्वल टू 1 to n। तो मतलब P इक्वल्स टू क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस डैश 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 Pn। ये फॉर्मूला बनेगा कि जो संवेग होगा वो भी क्या है, अवयवी कणों के जो कुल संवेग होगा उसके योग के बराबर होगा। यहाँ से देखिएगा अपन ने क्या लिखा था, F बाह्य त्वरण क्या लिखा था, ACM इक्वल्स टू F बाह्य अपॉन M। अब इसका अगर संवेग का है T के सापेक्ष अपन अवकलन करते हैं तो आप लिखोगे समीकरण 7 का T के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 7 का समय के सापेक्ष अवकलन, तो ये क्या बनेगा, dP अपॉन dt इक्वल्स टू dP1 अपॉन dt प्लस dP2 अपॉन dt, ऐसे डैश 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 dPn अपॉन dt। ठीक है, ये बना अपना। अगर dP अपॉन dt इक्वल्स टू 0, क्या बोला अपन ने, अगर dP अपॉन dt 0 है मतलब क्या है, P अपना क्या है, नियत है। P नियत है तो मतलब क्या है, संवेग संरक्षित है। तो ये क्या हुआ, संवेग रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है,
इसको आप उससे भी कर सकते हो, dp/dt है, यहाँ पर क्या लिखोगे, एम वी की वैल्यू लिखोगे, तो ये क्या आएगा, d/dt एम वी, तो यहाँ से क्या आएगा, एम dv/dt। एम dv/dt क्या होता है, ए होता है। ए का क्या लिखा था अपन ने, एफ बाई ए अपॉन जो आउटर फोर्स था अपॉन कैपिटल एम, ये क्या लिया था, 0, तो मतलब dp/dt इक्वल्स टू 0 या p इक्वल्स टू नियत संवेग संरक्षण का नियम। तो आज की क्लास में अपन मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में क्या देखा, जो अपने पार्टिकल्स थे उसके मास को तो अपन ने पहले ही किया था। पहले अपन ने क्या पढ़ा था, पोजीशन, उसके बाद आज अपन ने देखा है वेलोसिटी, उसके बाद अपन ने देखा एक्सीलरेशन, यहाँ से अपन ने देखा फोर्स को, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स है वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिससे आपकी ये जो थ्योरी है वो आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात, ज़रूरी नहीं है न्यूमेरिकल आएगा, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ये वाली थ्योरी मैंने इरेज नहीं करी है, इसका मतलब यही है कि ये प्रूव करना, कई बार क्वेश्चन आपको पूछा जाता है 1.5 नंबर वाले क्वेश्चन में, और हो सकता है इसके साथ अगर कुछ और ऐड कर देता है, पोजीशन को भी ऐड कर देता है या बल को भी ऐड कर देता है, तो वहाँ पर क्या होता है, ये एक बड़ा क्वेश्चन आपके बन जाता है। तो आप इसको देख लीजिएगा, एक बार डेरिवेशन है वो खुद से कीजिएगा इसकी प्रैक्टिस। थैंक यू।